हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेम हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बीए फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है हमारे चैनल पर चल रही है। साथ में ही आपकी थर्ड सेम की भी चल रही है और फिफ्थ सेम की भी चल रही है। अल्टरनेट डेज पर आपको जो है सभी वीडियोज़ मिलती हैं। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बन चुकी है, तो बस आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करते जाइए और आपको डेली जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। तो हमारा आज का पार्ट 2 रहेगा। ये आपका बीए फर्स्ट सेम का है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 में मैंने आपको क्या करवाया था। पार्ट 1 में मैंने आपको ये सब करवाया था। आपके चैप्टर का नेम है भारतीय ज्ञान परंपराएं, भारतवर्ष का बोध एवं इसकी राजनीतिक रूपरेखा, जिसमें मैंने आपको जो है भारत का नामकरण करवाया था, भारत का आपको पुराना नाम बताया था, संविधान में आप भारत को क्या कह सकते हैं, कथा भी बताई थी और ये अन्य नाम भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद आज का आप जो है पार्ट 2 देखिए, तभी जो है आपको सब समझ आएगा। और कल रहेगा आपका पार्ट 3 या परसों तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह आपका चैप्टर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये आपको जो मैं वीडियो करवा रही हूँ, इसके बाद आपने सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। अपनी जो आपकी बुक्स हैं उसको ज़रूर रीड करना है, तो तभी आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, किस तरह जो है हम अपनी संस्कृति को पहचान सकते हैं। विभिन्न तरीके जो हैं इन पॉइंट्स में दिए गए हैं, उनमें हमें अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, संस्कृति में जो है सबसे पहले देखा जाएगा कला। आपको विभिन्न प्रकार की कलाएँ देखने को मिलती है। आप सबको पता है कि भारत जो है विविधताओं का देश है। आपको तरह तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सब में आपको अलग अलग जो है संस्कृति भी देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि अगर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरह से हम लोगों को पहचान सकते हैं। किसी की कलाओं के द्वारा, किसी के गीत संगीत के द्वारा, किसी की चित्रकला को देख के हम पहचान लेते हैं कि किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दंत कथाएँ हो गई, तरह तरह की कहानियाँ हो गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। भाषा शैली है, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ आपको देखने को मिलती हैं। भाषाएं कितनी हैं हमारे भारत में, क्षेत्रीय बोलियाँ कितनी हैं हमारे भारत में, तो उससे हमें जो है डिफरेंट प्रकार की संस्कृति को देखने को मिलती है। रामायण और महाभारत तो जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, इनसे तो आप रूबरू हो ही चुके हैं। टीवी पर प्रसारण इसका होता रहता है, तो इनसे भी हम अपनी संस्कृति की झलक देख सकते हैं। वेदों से भी हमें काफ़ी हद तक जो है अपनी संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से हमें संस्कृति की पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, पहले का जो टाइम था इतना लिमिटेड था कि उस समय यातायात की जो जितने भी साधन थे उनसे हम जो थे इतने वाकिफ़ नहीं थे। अगर मैं प्राक हड़प्पा सभ्यता या प्रागैतिहासिक मानव की बात करें तो उस समय इतना प्रचलन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन आज जो है, आज हम यातायात के साधन जो हैं इतने कह सकते हैं अपडेट हो गए हैं। अब तो हवाई जहाज़ से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घंटों में जा सकते हैं। तो उससे भी क्या हुआ कि हमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती है। हम भारत में कहीं भी बैठे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इससे क्या होगी, हमारी आर्थिक समानता भी देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृति में ऐसा खास क्या है जो आप लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। वैदिक संस्कृति में भी आप जो है वेदों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 वेद थे और ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद था। महिलाओं की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है आपकी महिलाओं की स्थिति जो थी दयनीय हो गई थी। तो इस तरह आप इसमें अपनी संस्कृति की पहचान लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जो है अपनी किताबी भाषा ज़रूर पढ़नी है। वो कैसे है? वो सेल्फ स्टडी से होगा। मेन एसेंस, मेन जो मैं बोल रही हूँ, ये भी आप चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है भक्ति और सूफी परंपराएं हैं। इससे भी आपको अपनी संस्कृति की पहचान हो सकती है। तरह तरह के आपके संत आए हैं आपके भारत में। उन्होंने अपने महाकाव्यों से, काव्यों से, रचनाओं से, पद्य से, गद्य से, जिस तरह से भी उनको सुटेबल लगा, उन्होंने लोगों को जागृत करना उचित समझा और संस्कृति की, अपनी संस्कृति की अमिट छाप उन सभी ने छोड़ी है। उत्तर भारत की बात करें तो जितने भी आपके हिंदू संत हैं, जैसे कि आपके सूरदास हैं, कालिदास हो गए, तुलसीदास हैं, कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गए, तो ये आपके उत्तर भारत के संत थे, हिंदू संत थे ये सभी। इन्होंने अपने अपने जो है दोहे दिए हैं, सेवैयाँ दी हैं, सबको पता है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो अलवार, नयनार, वीरशैव, ये संत जो थे इन्होंने जो है प्रसारण किया है
अपने जो कह सकते हैं अपनी कथाओं का, ठीक है, प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि लोग जो हैं इस चीज़ को समझ सकें और अपने धर्म से रूबरू हो सकें। तो ठीक है, उत्तर भारत में ये आपके ये वाले संत रहे हैं और दक्षिण भारत में आपके अलवार, नैनार और वीरशैव संत रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोइनुद्दीन चिश्ती ये जो थे ये आपके गरीब, इनको नवाज जो है कहा जाता है, ये चीज़ आपने याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इनको क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रामायण और महाभारत। इसके बारे में आपको क्या ही कहूँ, इसके बारे में आप अपना बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे भारत के बहुत बड़े महाकाव्य हैं। रामायण में हमने राम के बारे में देखा, महाभारत में हमने कृष्ण, अर्जुन, 5 पांडव इनके बारे में देखा और इनकी अमिट छाप कैसी है। कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध लड़ा गया। रामायण में कौन कौन से ऐसे पात्र थे, आप अपने हिसाब से जो है इस पॉइंट पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तीर्थ स्थल। यहाँ से हमें सांस्कृतिक पहचान कैसे मिलती है। देखिए, अगर आपने कभी मूवी देखी हो तो उसमें कहा जाता है ना कि मैं तो 4 धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, है ना। कहते हैं ना कि मेरी 4 धाम की अगर यात्रा हो जाती है तो बिल्कुल मेरा जीवन सफल है। तो यही वो 4 धाम हैं। 4 धाम जो हैं आपको याद रखने हैं। जैसे कि उत्तर भारत में आपका बद्रीनाथ धाम है, ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तर या उत्तरा, ठीक है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। उत्तर में उत्तराखंड है बद्रीनाथ धाम। दक्षिण में आपका है श्रृंगेरी धाम जो कि है कर्नाटक में। पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी धाम है जो कि आपका है उड़ीसा में। पश्चिम में आपका द्वारकापुरी धाम है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जैसे कहते हैं ना 4 धाम की यात्रा। तो ये 4 धाम मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी, इन 4 धामों को आप ज़रूर याद करना। और ये कहाँ पर हैं, ठीक है, और किस देश में, ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। बाकी आपके हरिद्वार हो गए, वैष्णो देवी हो गए, अमृतसर हो गया, मतलब जितने भी तीर्थ स्थल हैं तो उनसे आपको अलग अलग संस्कृति की आपको जो है झलक देखने को मिलती है। तो इस तरह ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, भारत की सांस्कृतिक पहचान। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है आपका भारतीय इतिहास का अवलोकन। मैं इस टॉपिक में कहूँगी कि प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक जो है आपका इतिहास बटा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। अगर हम इतिहास को डिवाइड करें तो इस तरह हम अपने इतिहास को डिवाइड करते हैं और जब आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे तो विश्व इतिहास होगा, ठीक है। मेनली हम इनके द्वारा पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति से लेकर उत्तर मौर्य काल तक मेनली जो है हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मध्यकाल में जब आ जाता है कि जैसे आपके अरबी की एंट्री हो जाती है, ठीक है, मोहम्मद गोरी आ गया है, ठीक है, उसने कैसे भारत को लूटा। फिर इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका मुग़ल काल आ गया। तो ये सब ऐसे क्रम में चलता रहता है। लास्ट में जब औरंगज़ेब की मृत्यु आ जाती है तब आपका मध्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद आपका जो है आधुनिक काल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि 200 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय लगाएं कि भारत में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार शासन किया। तो 1947 में आपकी जो है घोषणा पत्र जो है लागू किया जाता है। उसके बाद जो है आपका आधुनिक इतिहास जो है समाप्त हो जाता है। ये रही 1947 के बाद की बात। और 1947 के बाद का जितना भी इतिहास होता है, जैसे आपका संविधान बनता है, तो इसके बाद जो है आपकी पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट हो जाती है। ये आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है 1947 के बाद। बात करें हम हिस्ट्री की तो हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 1947 तक है। इसके बाद का जो भी आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कैसे बना, कैसे हुआ, तो वो सब आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लियर हुआ कि भारतीय इतिहास का हमने पूर्व अवलोकन करना है। लेकिन आपके जो है इस बुक में सिर्फ और सिर्फ आपका प्राचीन इतिहास तक ही सीमित है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के बारे में ही हमने इसमें सिर्फ पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को अभी हमने नहीं पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो काल आता है वो आपका आता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है, आप सबको पता है कि जो होमो सेपियंस है ये मानव का आधुनिक नाम है, ठीक है। ये होमो सेपियंस जो हैं आज हम हैं, ये हमारा आधुनिक नाम है। ये कब आया था? ये 65,000 साल पहले जो था आया था, ठीक है। और ये कहाँ पर आया था? ये अफ्रीका से होकर उपमहाद्वीप
जो थे उनमें ये पहुँचे थे। आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो होमो सेपियंस हैं वो आज से 30,000 वर्ष पहले कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे आपके दक्षिण एशिया में। होप सो याद हो गया होगा, और अपने नोट्स जो है साथ साथ अपडेट करते रहो। नेक्स्ट आपकी आती है, इसके बाद आता ही है, बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें देखिए, इसमें आपका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 2800 से 1800, लेकिन कहीं पर आपको जगह दिखेगी 2350 से 1750 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डेट लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वाली डेट है, ठीक है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। इसमें ऐसा खास क्या था, इस सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा खास क्या था, इसमें लोग जो थे कृषि और पशुपालन करते थे, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई थी। अगर आप कहीं किसी जगह पर कृषि कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो किसान है वो वहीं पर रहेगा, अपनी कृषि को छोड़ के थोड़ी जाएगा, अपनी जो भूमि को छोड़ के थोड़ी जाएगा जो उसको जोत रहा था, ठीक है। और इनकी लिपि थी, जो कि प्रोटो हिस्ट्री में आ गई, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता में जितनी भी लिपि यूज की गई है, आई थिंक बेस्ट्रोफेदन लिपि है, अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बेस्ट्रोफेदन ही लिपि है, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसके बारे में जिक्र है, इतना ही आपको इसमें याद करना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आपका वैदिक काल आ जाता है। वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया, ठीक है। ये आपका, इसमें आपको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो करवाया जाता है ऋग्वेद से, जो कि आपका पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद, ठीक है। और इसमें जो है वैदिक सभ्यता के जो निर्माता जिनको कहा जाता है वो थे आर्य, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें जो प्राचीन भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, और जो ये जो आर्य लोग थे ये संस्कृत ही बोलते थे, और आमजन लोग भी यहाँ पर संस्कृत ही बोलते थे। जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस जिस भाषा को किया गया है हमारे भारत में, उसे संस्कृत को किया गया है। और सबसे पहला जो आपका साहित्यिक स्रोत है जहाँ से हमें पता लगता है कि हाँ इसमें ऐसा खास क्या है, तो वो था आपका ऋग्वेद, जो वेदों में सबसे सर्वोपरि है। इसमें आपकी 128 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। और जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपके तीसरे मंडल में बोला जाता है, जो आज हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। बाकी आप कहेंगे तो शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको ऋग्वेद की पूरी जानकारी दे दूँगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बौद्ध व जैन धर्म। देखिए, आपके इस चीज़ के बाद, वैदिक धर्म के बाद की, वैदिक सभ्यता के बाद की, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोषण होने लग गया था, औरतों का मेनली होने लग गया था। और जैसे जैसे करके ना आगे टाइम बढ़ता गया, फिर एक ईसा पूर्व आता, छठी ईसा पूर्व में हुआ, तो 64 संप्रदाय उसमें से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, उसमें से 2 जो धर्म हैं वो उभर के ज़्यादा आए हैं। इन दोनों धर्मों में ऐसी खास बात क्या है, आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बौद्ध धर्म जो आपका था वो आपका महात्मा बुद्ध से रिलेटेड था, ठीक है, इन्होंने गृह त्याग किया था। जैन धर्म आपका जो है महावीर स्वामी से रिलेटेड है, इनके बारे में भी कहीं ना कभी आपने पढ़ा होगा। ये आपके 24वें तीर्थंकर थे, ये आपके लास्ट थे महावीर स्वामी, ठीक है। और इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, लोगों में जो है जागरूकता आई, उन्होंने सोचा कि हाँ हमें कैसे, मतलब इन्होंने बहुत जगह अपने उपदेश भी दिए, महात्मा बुद्ध जी ने कहीं अपने बहुत ज़्यादा उपदेश भी दिए। श्रावस्ती में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में इन्होंने दिए थे। बात करते हैं 64 जो आपके संप्रदाय थे, उसमें से जो 2 मेन धर्म है ये उभर के ज़्यादा सामने आए हैं। कारण क्या था, क्योंकि ये दोनों ही धर्म थे ना, जाति प्रथा के अभाव और सरल शिक्षाओं के कारण आम जनमानस में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए इनको ज़्यादा पूछा जाता है, और भी चीज़ें उत्पन्न साथ साथ हुई थी, लेकिन आपके इतिहास में इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, ठीक है। आगे बात करेंगे हम शुरुआती राजनीतिक इकाइयाँ, यानी जनपद का उदय होगा, फिर महाजनपद आएगा, ठीक है। जनपद का उदय कैसे हुआ कि वैदिक काल में ही जनजातीय राज्यों की शुरुआत हो चुकी थी। जनजाति मतलब जाति की शुरुआत, मैं कह सकते हैं जाति के आधार पर राज्यों की जो है शुरुआत होने लग गई थी। ऋग्वेद जो कि आपका सबसे पुराना वेद है, उसमें ही 275 बार जो है आपका जन शब्द का यूज़ किया गया है, उल्लेख है उस चीज़ का 275 बार। तो इस चीज़ का आपने यूज़ करना है, इस वजह से इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस हो गई। आपका जनपदों का जितना भी उल्लेख है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। जनपद का क्या अर्थ होता है, यहाँ जन ने अपने पैर रख दिए हैं, जन यानी लोग, पद पैर, यहाँ जन ने अपने पैर रख दिए हैं। जन के स्थायी रूप
प्राप्त करने को आप क्या कहते हो, जनपद कहा गया है। साधारण भाषा में कह सकते हो कि क्षेत्रीय राज्यों को संज्ञा आप इसमें दे सकते हैं। सिर्फ आपने जो जितनी बातें मैंने लिखी हैं आपने सिर्फ इतना ही याद करना है कि वैदिक काल में जनजातीय राज्यों की शुरुआत हो चुकी थी। ऋग्वेद में आपके 275 बार जो है जन शब्द का उल्लेख किया गया था। जनपद का आपका अर्थ क्या होता है कि जन ने अपने पैर रख दिए हैं, और जन के स्थायी रूप प्राप्त करने को आप क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। उत्तर भारत में शुरुआती राजनीतिक इकाई की यहाँ पर जो है शुरुआत हो चुकी थी। राजनीतिक इकाई की शुरुआत अब जो है उत्तर भारत में हो चुकी थी। ठीक है, ये रहेगा आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर आपको लगेगी बोरिंग। फिर इसके बाद महाजनपद, फिर गुप्त साम्राज्य, इस तरह जो है हम प्राचीन इतिहास का जो थोड़ा सा कहते हैं ना, ये रूपरेखा है कि इसमें है क्या खास। देखिए आपका इतना नहीं दिया गया है क्योंकि NEP के तहत जो है हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह जो कह सकते हैं कि रूपरेखा है कि हाँ बस छोटा छोटा दिया गया है कि इसमें ऐसा खास बात क्या है। ठीक है, तो पार्ट 2 को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद जो है भारत का भौगोलिक विस्तार, ये आपका जियोग्राफी का टॉपिक है, तो कल ही मैं इसको भी साथ में करवा दूंगी। तो इस तरह जो है आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कह सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी करते रहिए, नोट्स को अपडेट करते रहिए। चलिए अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, और ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, तब ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि आप सबको पता है कि चैनल पर फर्स्ट सेम की क्लासेस चल रही हैं, थर्ड सेम की चल रही हैं, और फिफ्थ सेम की चल रही हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आए अपने हिसाब से देख लीजिए, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, नोट्स को अपडेट करते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।